हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे बीपीएससी एएडीओ और बिहार दरोगा मेंस के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस। अभी तक हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम की पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण थे, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखे। आज हम लोग चैप्टर 4 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट को देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो आप नोट्स देख रहे हैं ना, यह मेरा खुद का हैंड रिटेन नोट्स है। यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से लिखें ताकि एग्जाम से पहले हर एक पॉइंट को रिवाइज किया जा सके और एग्जाम में बेटर परफॉर्म किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। वैसे भी यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं। देखिए, अधिकांश वस्तु कार्बन के यौगिक से बनी है। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। वहीं वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। परमाणु संख्या इनका जो होती है 6 होती है। अब कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध को देखते हैं। सबसे पहले आयनिक यौगिक। देखिए, आयनिक यौगिक जो होते हैं इसका गलनांक और कथनांक काफी उच्च होते हैं, काफी हाई होते हैं। ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत को चालन करते हैं। कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। इन परमाणुओं के बीच में परबल आकर्षण बल नहीं है। इन यौगिक में के आबंध में इन यौगिक के आबंध से किसी आयन की उत्पत्ति भी नहीं होती। ध्यान रखिएगा, इन यौगिक के आबंध से किसी भी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो ये ऋण आयन बन सकता है और इलेक्ट्रॉन खोकर ये धन आयन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा सहसंयोजी आबंध। देखिए, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के युग की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी सहसंयोजी आबंध का जो बनता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका जो अंतरा अणुक बल होता है वह काफी कम होता है। इन यौगिकों का कथनांक एवं गलनांक भी कम होते हैं। कथनांक और गलनांक भी कम होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इससे विद्युत प्रभावित नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। देखिए, हमारा ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, है ना। इनके अलावा इनके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, है ना। N4 हो गया न्यूट्रॉन, P4 हो गया प्रोटॉन, E4 हो गया इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन जो होता है यह धनात्मक पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। कितना होगा? एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान होगा वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाने से बनेगा। ध्यान रखिए, जो परमाणु द्रव्यमान होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर जोड़ दिया जाए परमाणु द्रव्यमान मिलेगा। वही जो परमाणु संख्या है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही उनकी परमाणु संख्या होगा। और इस पे चार्ज भी ध्यान रखिए। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है हमारा जो इसका कक्ष है K11। इन कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2n², है ना, 2n²। इनके बाद संयोजकता देखिए इलेक्ट्रॉन का, जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनकी संयोजकता होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन को देखिए यहाँ पे, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन के अब अपरूप के बारे में देखते हैं। देखिए, कार्बन के जो अपरूप है, सबसे पहला हीरा। कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। हीरा में 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है कार्बन। वहीं ग्रेफाइट जो होता है, कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पे होता है। तो ध्यान रखिएगा, हीरा में 4 और ग्रेफाइट में 3। ग्रेफाइट का जो संरचना होता है षटकोणीय व्यू संरचना होती है। चिकना तथा फिसलनशील होता है। विद्युत का यह सुचालक होता है। नेक्स्ट अवरोध है C16 फ्लोरीन कार्बन अवरोध, और इसे जियोडेसिक गुंबद भी कहते हैं। अब कार्बन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकृति है दैट इज सर्वतामुखी प्रकृति, है ना। इनमें सर्वतामुखी जो प्रकृति इनका दिख रहा है दैट इज किसके कारण होता है? श्रृंखलन यानी कैटेनेशन के द्वारा। कैटेनेशन क्या है? देखिए,
कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, है ना। कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी होता है जिनके द्वारा वह अनेक तरह के कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन यौगिक में कार्बन देखो एक तो लंबी श्रृंखला में जा सकता है, विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला बना सकती है, वलय में उपस्थित कार्बन हो सकता है। अब देखिए यौगिक जो होते हैं दो तरह के यौगिक होते हैं, एक संतृप्त यौगिक, दूसरा असंतृप्त यौगिक होती है। जो संतृप्त यौगिक होते हैं वो एक आबंध वाले होते हैं, वही जो असंतृप्त यौगिक है द्वि अथवा त्रि आबंध वाले होते हैं। कार्बन देखिए दो रूप होते हैं, एक संतृप्त और असंतृप्त। एक आबंध वाले को संतृप्त कहते हैं, द्वि या त्रि आबंध वाले को असंतृप्त कहते हैं। एक आबंध में कौन कौन आ जाता है? अल्केन, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। वहीं दो आबंध में आता है अल्किन CnH2n, और त्रि आबंध में आता है अल्काइन, इसका जो जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो ये याद रखिएगा जनरल फार्मूला अल्केन का CnH2n+2, अल्किन का CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। अल्केन हो गया, अल्किन हो गया और अल्काइन हो गया। अब देखिए मिथ के लिए N1 होगा, ईथ के लिए N2 होगा, प्रोप के लिए N3 होगा, ब्यूट के लिए 4, पेंट के लिए 5 और हेक्स के लिए N6। इस आधार पर हम सारे फार्मूला निकाल सकते हैं, आप लोग सीख चुके होंगे। नेक्स्ट हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये याद रखिएगा। जो ब्यूटेन होते हैं इसके दो विभिन्न कंकाल होते हैं, एक तो ये कंकाल होगा यानी, और एक होता है हमारा ब्रांच फॉर्म में। इसका C6H12 का स्ट्रक्चर और बेंजीन का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ लिया जाता है, इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ भी अभिक्रिया करता है, जैसे हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और सल्फर के साथ। इनके अलावा विषम परमाणु का कंसेप्ट क्या है? देखिए यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को ही विषम परमाणु कहते हैं। जो भी यौगिक होता है उसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं और उनके कुछ पर्याकृत्मक समूह में भी उपस्थित होता है विषम परमाणु। वे पर्याकृत्मक समूह व पर्याकृत्मी व फंक्शनल ग्रुप जिनमें जो उपस्थित होता है यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, है ना। कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। विषम परमाणु में कौन हो गया? क्लोरीन और ब्रोमीन, है। इसका जो प्राकृतिक समूह है हेलो, क्लोरो या ब्रोमो कहते हैं, फॉर्मूला होता है Cl और Br। वहीं ऑक्सीजन वाले जो होते हैं प्राकृतिक अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिए अल्कोहल में OH और इसका फॉर्मूला C+H। कीटोन का भी स्ट्रक्चर देखिएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी स्ट्रक्चर यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है समजातीय श्रेणी। देखिए समजातीय श्रेणी क्या होता है? यौगिक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के पर्याकृत्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं। ध्यान रखिए एक ही प्रकार के पर्याकृत्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे CH4 और CH2 है, इनमें CH2 इकाई का अंतर है। किसी समजातीय श्रेणी में आणविक दरमियान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म की क्रमबद्धता दिखाई देती है। कारण क्या है इसका? आणविक दरमियान के बढ़ने के साथ इसका जो गलनांक और कथनांक होते हैं उसमें भी वृद्धि देखने को मिलता है। अब देखिए कार्बन यौगिक की नाम पद्धति ये आप लोग सीखे होंगे, कार्बन यौगिक कैसे नाम देते हैं, है ना। यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। उदाहरण के 3 कार्बन वाले जो है ना वह प्रोपेन होगा। प्राकृतिक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लगन अथवा अनुलगन के साथ यौगिक का नाम दर्शाया जाता है। मान लीजिए प्राकृतिक समूह का नाम पूर्व लगन के आधार पर दिया जाए तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत ही हटाकर उनमें अनुलगन लगा संतुलित कर जो प्रोपेन है ना, प्रोपेनोन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा असंतुलित कार्बन श्रृंखला। असंतुलित कार्बन श्रृंखला में के नाम दिए गए अंतिम में एन, इन और आयन से प्रतिस्थापित करते हैं। द्विआवन में प्रोपेनोन और त्रिआवन में प्रोपाइनोन। प्राकृतिक समूह जिसमें क्या हम लोग अल्कोहल में है ना प्रोपेनॉल, अल्डिहाइड में प्रोपेनल, है ना प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, कीटोन में प्रोपेनॉन और जो एसिड है उसमें प्रोपोनोइड। नेक्स्ट हमारा दहन। देखिए सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके उष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जितने भी सभी अपरूप में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके उष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक में भी प्रचुर मात्रा में उष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में उष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। देखिए CO2 उष्मा एवं प्रकाश, CH4 है O2 के साथ अभिक्रिया करेगा, CO2H2 उष्मा एवं प्रकाश देगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें हमें किस प्रकार का ज्वाला मिलेगा? स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। वहीं जो असंतृप्त कार्बन होते हैं, असंतृप्त कार्बन यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। ध्यान रखिएगा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा
उसे स्वच्छ ज्वाला मिलेगा, वहीं असंतृप्त कार्बन जो होगा इनमें हमें पीली ज्वाला देखने को मिलेगा। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं। देखिएगा जो भी घर में हम लोग केरोसिन का प्रयोग करते हैं, केरोसिन और स्टोव प्रयोग करते हैं, उसमें वायु के लिए एक छिद्र होता है जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देती है। यदि कभी बर्तन के तले काले होते हैं, वे दिखाई देते हैं, इसका अर्थ यह होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है और ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी बर्तन का जो तले होते हैं वो काला अगर दिखाई दे, इसमें इसका कारण जो है वायु छिद्र अवरोध है ना, और ईंधन का व्यर्थ हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन और सल्फर। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीकरण। देखिए दहन करने पर कार्बन यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। देखिए CH3 CH2OH हमारा अल्कोहल है, इसको क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2 से तो इससे हमें मिलेगा CH3COOH। तो ये अल्कोहल किसमें परिवर्तन हो जाएगा, एसिड। ऑक्सीकारक क्या होता है, पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता को ऑक्सीकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए KMnO4 और K2Cr2 को पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। ध्यान रखिए KMnO4 और K2Cr2O7 ये पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा संकलन अभिक्रिया। देखिए पैलेडियम तथा अथवा निकेल, ध्यान रखिएगा पैलेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। देखिए जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो पैलेडियम और निकल ऐसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में या किसमें परिवर्तन हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पे ये जो है असंतृप्त है, इसमें संतृप्त में परिवर्तन कर दिया निकल है ना और पैलेडियम। उत्प्रेरक क्या होता है, देखिए वे पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते। उदाहरण निकेल है ना, अभिक्रिया को बिना प्रभावित किए उनके दर को आगे बढ़ाती है। अब देखिए यहाँ जो वनस्पति तेल होता है वो असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, वनस्पति तेल में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। वहीं जो जंतु वसा होती है इसमें संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। जो वनस्पति तेल होते हैं असंतृप्त कार्बन श्रृंखला ये स्वास्थ्यवर्धक होती है, वहीं जंतु वसा जो संतृप्त कार्बन श्रृंखला होते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ध्यान रखिएगा जो असंतृप्त कार्बन श्रृंखला यानी वनस्पति तेल जो है वह स्वास्थ्य के लिए सही है, वहीं जंतु वसा जो है यह संतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखिएगा जब भी भोजन को पकाते हैं उनके लिए हमें असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ध्यान रखिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर जैसे CH4 और Cl2 सूर्य के प्रकाश में ये बना देगा CH3Cl प्लस HCl। महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एक तो एथेनॉल हो गया, एथोनिक अम्ल। देखिए एथेनॉल कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अल्कोहल भी कहा जाता है एथेनॉल को। सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है, अच्छा विलायक है इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसे औषधियों में होता है। किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। एथेनॉल की यहाँ अभिक्रिया दिया सोडियम के साथ अभिक्रिया, जब ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा ये बनाएगा सोडियम एथोऑक्साइड। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, दूसरा उत्पाद सोडियम एथोऑक्साइड बनाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया CH3CH2 अल्कोहल, इसको कंसंट्रेट H2SO4 गर्म करके CH2 डबल बॉन्ड CH2H2 का निर्माण करता है। 443 के तापमान पर एथेनॉल का अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर के एथीन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, एथीन का निर्माण होगा। अब सभी प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव देखिए, अल्कोहल काफी खतरनाक होता है, इनका क्या क्या प्रक्रिया पड़ता है। उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, परिणाम इससे समन्वय में कमी आती है, मानसिक दुविधा और बहुत शून्यता भी देखने को मिलता है। इनके अलावा सोचने समझने की क्षमता मांसपेशी पूरी तरह प्रभावित होती है। तो यह है अल्कोहल का प्रभाव मानव पे क्या क्या प्राणी पे क्या हो। नेक्स्ट हमारा मेथनॉल, देखिए थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है।
यकृत में ऑक्सीकृत होकर के मेथनॉल बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म संकदित हो जाता है और चाशु तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एथोनिक अम्ल का गुणधर्म। देखिए 3 से 4% बिलियन को सिरका का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एथोनिक अम्ल का 3 से 4% बिलियन को सिरका कहा जाता है। अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है ना। सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। शुद्ध का गलना 290 केल्विन होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, दैट इज ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए एथेनिक अम्ल की अभिक्रिया। सबसे पहला स्टीकरन अभिक्रिया, उसके क्षारक के साथ अभिक्रिया देखेंगे, कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। स्टीकरन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए एक एथेनिक अम्ल है और एथेनॉल है ना, CH3COOH और CH3CH2OH एथेनॉल हो गया। इनका अभिक्रिया हुआ तो ये बनेगा CH3OOCH2O3, मतलब एस्टर का निर्माण करता है। निर्माण अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से होता है। एस्टर का निर्माण जब भी होगा अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से इसका निर्माण होगा। इनका गंध मृदु होती है। उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले क्षारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिल अम्ल बनाता है। अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है ना। तो अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यह पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। ये देखिए CH3COOCH2NOH ये बनाएगा अल्कोहल और एसिड। क्षारक के साथ अभिक्रिया जब करेगा ये बनाएगा CH3COONH2O। एथोनिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और सोडियम एथोनेट और सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। यहाँ हम देख सकते हैं, है ना। साबुन तथा और अपमार्जन। देखिए अधिकांश मैल तेलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होता है ना। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन के अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो जल में घुल सकता है, घुल जाता है। जो साबुन का जो आयनिक भाग होता है जल में घुल जाता है, वहीं कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करती है। एक सिरा तेल कण की ओर और आयनिक सिरा जो बाहर की ओर होता है ना। पानी में इमल्सन बनता है। मिसेल तेल को पानी में धुलाने में मिसेल मैल को पानी में धुलाने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। देखिए स्नान करते समय झाग मुश्किल से बन रहा एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है। कारण क्या है, साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला में के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। ध्यान रखिएगा अमोनियम और सल्फोनेट का लवण होते हैं अपमार्जक। यौगिक को अवशेषित यौगिक का अवशेषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के लिए उत्पाद बनाने में होता है। अपमार्जक का प्रयोग जो है शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद में बनाने में होता है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखे चैप्टर 4 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा चैप्टर लंबा होगा और थोड़ा सा स्पीड भी हमारा फास्ट है, ताकि अभी हर चैप्टर को कंप्लीट करना, इसी कारण से हम हर एक पॉइंट ज्यादा डिटेल नहीं कर करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उसी पॉइंट पर चर्चा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हुआ होगा और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए, क्योंकि अभी मार्केट में हम नए हैं तो अभी थोड़ा समय लगेगा लोगों तक पहुंचने में। धन्यवाद।